बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दर शिफ़क़त। आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 28 की रीडिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आप ये बॉम्ब ब्लास्टिंग नावल मिस करने वाले हो, जो कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो। तो नावल नेम कल्बेज़ार एस कलम एमी राइट्स उर्दू नावल्स आर्ट से शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। हेलो, कहाँ चली गई थी? कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? मेरी उम्र की आवाज़ ईमान के फ़ोन के ओपन स्पीकर पर गूंजी, जिसे सब लड़कियों ने सुना था। उठाएगी भी नहीं कॉल, समझे? पकड़ी गई है फ़ोन समेत। अनम की सख्त आवाज़ कानों में पड़ते ही उमर एकदम से उठ बैठा था। भाभी यार, क्या मसला है आप लोगों का? मैं बता रहा हूँ, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। एक बार शादी हो लेने दे, अल्लाह की कसम इसे इतना दूर ले जाऊंगा ना, आप लोग तरसेंगे कि आप लोग भी इसे ऐसे ही जैसे मुझे दरसा रहे हैं। उमर तो अनम की आवाज़ सुनते ही रो देने को था। हाँ हाँ, कर लेना जो करना है। अभी तुम ज़रा बेजान के पास चलो, बताती हूँ इन्हें मैं तुम्हारी हरकत का। अनम उमर को धमकी देते साथ ही फ़ोन बंद कर गई थी और अब गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से ईमान को देख रही थी, जो खुद भी अनकरीब रो देने को। तो हाँ जी ईमान मैडम, बताना ज़रा ये फ़ोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? अभी दिन तक तो खाली हाथ ही घूम रही थी। अनम ईमान को गहरी नज़रों से देखते हुए गुस्से से बोली थी, भाभी वो कमरे के दरवाजे पर शाम को छोड़ कर गए थे, तो मैंने उठा लिया। मुझे पहले से पता था मेरा फ़ोन आना है, मैंने ही बोला हुआ था। ईमान ज़रमीना की इल्तिजा भरी नज़रों को समझते हुए इसे सारे मामले से भी बड़ी सफाई के साथ निकाल गई थी। और रखा कहाँ था इसे? अनम ने तफ्तीशी अंदाज में फ़ोन का जायज़ा लेते एक और सवाल पूछा। अलमारी में कपड़ों के नीचे, कसम से अभी-अभी खोल के देखा और पहली बार इनसे बात किया, सिर्फ़ अभी। ईमान ने बच्चों की तरह मुँह बसोरते जवाब दिया, ईमान ये आखिरी बार है जो तुम्हारी जान बख्शी हो रही है। ये फ़ोन मेरे पास रहेगा, शादी तक। और बेजान को मैं नहीं बता रही, मगर दोबारा ऐसे किसी मामले में तुम अपने सैया जी का साथ नहीं दोगी, समझ गई? अनम ने लहजे में ज़रा सी नरमी घोलते कहा था। जी भाभी, समझ गई, सॉरी। ईमान सर झुकाते हुए रोनी सी शक्ल लिए रंदी आवाज़ में बोली। तो अनम ने इसके दोनों हाथों को प्यार से अपने हाथों में लिया था। ईमान देखो, ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं हम सब। भला सोचो, रोज़-रोज़ मिलोगी तो शादी की रात ख़ास कैसे लगेगी तुम्हें? कुछ महसूस नहीं कर पाओगी, रोज़ का ही देखा चेहरा होगा तुम्हारे सामने, इसलिए हम चाहते हैं तुम थोड़ा फ़ासला बनाओ इससे। ऐसे तुम्हारी ही कदर बढ़ेगी, यही वक़्त है तुम्हारे पास। इससे दूर हो रहोगे जितना, इतना ही इसे तुम्हारी अहमियत का अंदाज़ा होगा। समझ रही हो ना? अनम ने प्यार से ईमान को अपने सीने से लगाया तो वो नम आँखों से मुस्कुराते हुए सर हिला गई थी। अच्छा चलो, अब तुम्हारे लिए ड्रेस देख रहे थे हम लोग, कल मायूं भी तो बैठना है ना तुमने। अनम के खुशगवार अंदाज में की गई बात पर ईमान चौंकी थी। कल भाभी, लेकिन अभी तो मेरी कोई तैयारी ही नहीं हुई। हाँ हाँ, तुम परेशान ना, कल दिन में शॉपिंग पे चले जाएंगे ना मायूं का ड्रेस लेने, और सिर्फ हम फैमिली मेम्बर्स ही होंगे मायूं में। कल शाम को तुम मायूं बैठ जाओगी, साथ ही ढोलक रख लेंगे। अनम ने इसे लैपटॉप की खुली स्क्रीन के सामने नीचे कलीन पर बिठाते हुए कहा, और पीले रंग के भारी भरकम कामदार जोड़े दिखाने लगे। सारी लड़कियां भी इर्द गिर्द फिर से हजूम डाल के बैठ गई थी। भाभी आप प्लीज़ कोई हल्का-सा सूट ढूँढे ना, इतने दिन ये भारी भरकम कुर्ती मैं नहीं पहन सकूँगी। ईमान स्क्रीन पर नज़र आते भारी सूट देखकर उलझन ज़दा से बोले, अच्छा चलो कोई लाइट सा देख लेते हैं। ये हमारी फैमिली डिज़ाइनर ही समझ लो, इनकी बुटीक से ही हमारे तुम्हारे सारे ड्रेसेस बनेंगे। यही से ड्रेस पसंद करने हैं। तुमने पाकिस्तान की टॉप डिज़ाइनर्स में शामिल है इसका नाम। अनम एक और जोड़ा दिखाते बोली थी और फिर से सब सर जोड़ने बैठ गई और ईमान की माइयों के लिए ड्रेस पसंद करने लगी, जबकि दूसरी जानिब बेचारे दूल्हे मियाँ ईमान की भेजी हुई तस्वीर को ही कब से फुर्सत के साथ बेड पर लेटे नहारे जा रहे थे। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे, माँ सिवाय ईमान और मियाँ के। फिर तैयारियां शुरू हो गई शादी की। बेगम कमाल साहब ने सोफिया बेगम को खुशी से देखते हुए पूछा था, जी शुरू ही समझिए, आज मायूं है ईमान की। इंशाल्लाह आज शाम को पीला जोड़ा पहनकर मायूं बैठ जाएगी मेरी बेटी, इसीलिए अभी नाश्ते से फारिग होकर हम लोग इसे शॉपिंग पर ले जाएंगे। इसकी पसंद की सारी शॉपिंग आज ही ख़त्म हो जाएगी, फिर बाकी बचे हम सब लोग तो आराम से करते रहेंगे। सोफिया बेगम की शॉपिंग वाली बात पर उमर इनकी कही गई बात की जाने में तवज्जो हुआ था। सिर्फ आज क्यों बेगम, मेरी बच्ची को रोज़ साथ लेकर जाओ, दुल्हन है वो, एक दिन में कहाँ सारी शॉपिंग कर पाएगी। कुमार साहब ने ईमान के लिए प्यार से दिखाते उल्फत भरे लहजे में कहा था, नहीं कमाल, आज वो मायूं बैठ जाएगी और मायूं बैठी दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती। बीजान ने संजीदगी से कुमार साहब को समझाया था। बीजान वो आज भी शॉपिंग के लिए नहीं जाएगी। बीजान की बात ख़त्म होते ही उमर आम से अंदाज में इन्हें देखते हुए बोला था, नहीं आज तो जाएगी ना, वरना अपनी शादी में पहनेगी क्या? अजीब बातें करते हो तुम। उमर सोफिया बेगम उमर की बात सुनकर झुंझला गई थी।
इन्हें उम्र के बेजा सूलों से चिढ़ होती थी। माँ प्लीज़, मैंने कह दिया ना आपसे, इसे अपने साथ घर से बाहर लेकर नहीं जाएँगी, उमर ने अपनी बात को सख्ती से दोहराते हुए कहा था। बस कर दो उमर, तुम तो, तुम्हारी एक नहीं चलेगी शादी में, पहले ही बता दिया हमने तुम्हें। अनम भी उमर की बात पर खफ़ा होते बोली थी, भाभी प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा संजीदा हूँ इस मामले में, मैंने कह दिया है कि वो घर से बाहर नहीं जाएगी, तो इसका मतलब है नहीं जाएगी। बात ख़त्म। उमर अनम को देखते हुए करख्त अंदाज़ में बोला था। लेकिन उमर बेटा, वो दुल्हन है, इसकी 100 तैयारियाँ, इसे पार्लर भी जाना पड़ेगा, कैसे होगा ये सब अगर वो घर से बाहर नहीं जाएगी? विजय ने परेशानी से उमर को देखते हुए पूछा, जो वाक़ई संजीदा दिखाई दे रहा था। इसकी जो भी तैयारियाँ आप लोग मुझे बता दीजिएगा, सब घर पर ही अरेंज करवा दूँगा। वेडिंग ड्रेसेस के लिए कोई डिज़ाइनर घर आ जाएँगे, बाकी रहा पार्लर का मसला तो वो भी अरेंज कर दूँगा मैं। लेकिन मुझे ये बात दोहराना ना पड़े कि ईमान घर से बाहर किसी कीमत पर भी नहीं जाएगी। और मेरे बगैर तो हरगिज़ नहीं, मैं ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता और बेजान ईमान की ज़िम्मेदारी मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। वो इस घर से बाहर एक कदम भी ना निकाले, ख़्याल रखिएगा इस बात का। उमर अपनी असली सख्त अंदाज़ में वापस आता हुआ गुस्से से बात कर रहा था और बात ख़त्म करते वहाँ से उठ खड़ा हुआ था। बगैर किसी पर एक सरसरी निगाह डाले वो घर से निकलता चला गया, जबकि घर वाले सब परेशानी से इसके गुस्से को देख रहे थे, जो इनके घर वापस आने के बाद आज इन्हें फिर से दिखाई दिया था। अब ये क्या बात हुई? सोफ़िया बेगम उमर की जाती पुश्त को घूरकर हल्की से बोली थी, बहू अगर वो कह रहा है तो कोई संजीदा बात ही होगी। इसकी बात पर खामोशी से अमल करो, यही बेहतर है। अब्बीजान ने सोफ़िया बेगम के हाथ पर अपना हाथ रखते इन्हें तसल्ली देने वाले अंदाज में समझाया, तो वो भी इस्पात में सारे लगे। एक्सक्यूज़ मी, हेलो। उमर तेज़ से अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था कि इसे अपने पीछे से नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, तो वो वहीं पर रुकता पीछे मुड़कर देखने लगा। कैसे हैं आप जीजा जी? ये मुस्कुराते चेहरे के साथ इसके पास आ रुकी थी, जबकि उमर कन्फ्यूज़ से इसे देखे जा रहा था। मैं मियाँ जेनिफ़र, ईमान की दोस्त। मियाँ ने इसकी मुश्किल आसान करते अपना तारुफ़ दिया, जिसे ही देखकर सोच में पड़ा हुआ था। मियाँ के बताने पर उमर ने फ़ौरन से समझने वाले अंदाज़ में इस बात में सारी रहा, काश से आपके साथ मुलाकात ही नहीं हुई। अभी आपको जाते हुए देखा तो सोचा मिल लिया जाए। कैसी हैं आप? मियाँ बिना किसी झिझक के बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ में उमर को देखते मुस्कुरा कर बोली थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सफ़र कैसा गुज़रा आपका? उमर ने भी इसका मान रखते खुशगवार अंदाज़ में पूछा था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सफ़र भी बहुत शानदार गुज़रा। वैसे आपको एक बात बताऊँ? अब आप बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके हिस्से में मेरी दोस्त ईमान आई है, मियाँ इतरा कर बोली थी। जी, ये बात तो सही कही आपने, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हैं? उमर ने बात ख़त्म करते थोड़ी देर के लिए वक़्फ़े के बाद झिझकते पूछा था। मियाँ तो इसके पूछने पर मुस्कुरा दी थी, जैसे इसके काम बताए बगैर समझ गई हो। अगर तो ये काम ईमान के मुतल्लिक़ है तो एडवांस में माज़रत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मियाँ उमर का काम बताने से पहले इसे सुर्ख़ झंडी दिखा गई थी। इसकी बात पर उमर ने आँखों पर टिका स्याह पर्दा हटाते से बगौर देखा था। एक पल को तो मियाँ इसकी आँखें देखकर साक़त हुई थी। असल खूबसूरती तो इसने इन स्याह गॉगल्स के पीछे छुपा रखी थी, जो पर्दे हटते ही मियाँ को दिखाई देने लगे थे। इसके चेहरे के तासरात बता रहे थे वो उमर की इन जादुई स्याह आँखों में खो सी गई थी। इसने आज से पहले लड़कियों जैसी खूबसूरती रखने वाली आँखें किसी मर्द की नहीं देखी थी। देखें, असूलन तो आप मेरी साली हैं, यानी आधी घरवाली। साथ तो आपको मेरा देना चाहिए क्योंकि दूल्हे की टीम में कोई भी शामिल नहीं हो रहा। उमर ने अपनी पूँछ पर दोनों हाथ बाँधते इसे शरारती नज़रों से देखते कहा, तो मियाँ इसकी बात पर कहका लगा के हँसी थी। बहुत तेज़ हैं आप, बातों में उलझाना कोई आपसे सीखे। मियाँ ने हँसते इसकी ज़हानत की तारीफ़ की थी। जी, ऐसा ही है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मेरी बातों में उलझ चुकी हैं? उमर ने आईब्रो उचकाते सवालिया नज़रों से इसे देखते कहा था, तो मियाँ फिर से हँसने लगी थी। काफ़ी खुश-तिबी मिज़ाज रखते हैं आप। कहिए क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? आफ्टर ऑल आपकी आधी घरवाली हूँ। मियाँ मुस्कुराते हुए हामी भर गई थी। थैंक यू नवाज़िश, उमर एक हसीने बरकता गर्दन को हम देकर बोला था। तो बात कुछ यूँ है कि ये दूल्हा अपनी बीवी के बगैर नहीं रह पा रहा और इसे अपनी साली की मदद की अशद ज़रूरत है। उमर बात का आगाज़ करते सारी सूरत हाल मियाँ को समझाने लगा था, जबकि मियाँ तो उमर की चालाकियाँ समझती मुँह खुले से देखे जा रही थी। बात ख़त्म करते उमर ने सालिया नज़रों से इसे देखा था। दूल्हे मियाँ बहुत मुश्किल काम बता रहे हैं, आप जानते हैं ना, पकड़े गए तो क्या होगा? मियाँ ने मसनूई सख्ती दिखाते कहा था। अगर आप अच्छी प्लानर हुई तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वैसे भी सुनने में आया है कि रात के वक़्त कमरे में सिर्फ़ आप और ईमानी मौजूद होती हैं। उमर की बात पर मियाँ ने अजीब सी नज़रों से उमर को देखा था। बहुत चालाक हैं आप, सारी खबरें रखते हैं। चले फिर आपकी मदद करने को तैयार हूँ। मैं देखते हैं क्या होता है। शाम को मिलते हैं। मियाँ उमर से डील डन करने के अंदाज़ के अंदर करके करते अंदर की जानिब बढ़ गई थी। उमर भी इस पुरसोच अंदाज़ में ग्लासेस आँखों पर चढ़ाता गाड़ी में बैठा और घर से निकलता चला गया था। मियाँ जब हॉल में दाखिल हुई तो सामने
डाइनिंग टेबल पर बैठे शख्स को देखकर इसकी आंखें फटी थी। सामने बैठे शख्स को तो इसने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। इस शख्स को ढूंढने में तो इसने लाख जतन किए थे, मगर वो दुनिया की भीड़ में कहीं खो सा गया था। और आज एकदम से वो अपने सामने बैठा दिखाई दिया। मियाँ हैरानी से चलती हुई डाइनिंग एरिया के करीब आ खड़ी हुई। कमाल बेटा, इनसे मिलो, ये ईमान की दोस्त है, इंग्लैंड से आई है। मियाँ बेटी। कमाल साहब जो मुस्कुराते हुए नाश्ता करने में मगन थे, विजान के बोलने पर गर्दन मोड़कर देखा तो देखते ही रह गए। आज इसे फिर से अपनी नज़रों के सामने देखकर इन्हें लगा कि ज़मीन इनके पैरों तले खिसक गई। वो आज इनके घर तक आ पहुंची थी। इनके तो वहमो गमा में भी नहीं था कि वो लड़की ऐसे एक दिन इनके सामने आ खड़ी होगी। भला है इसने ढूंढ ही लिया। कमाल साहब ने इसे देखते दिल में सोचा था। कमाल साहब और मियाँ एक दूसरे को आंखों में आंखें डाले देखे जा रहे थे। दोनों के चेहरे पर कोई तासर नहीं था। वो दोनों ही अपनी जगह जम चुके थे। वो एक दूसरे के मुकाबले खड़े थे। इस बात का दराक करने में इन्हें चंद पल लगे थे। फिर कमाल साहब बड़ी महारत से खुद को कंपोज करते अपनी जगह से उठते मियाँ की जाने बढ़े थे और नम आंखों से इसे देखते धीरे से इसके सर पर हाथ रख के मियाँ ने जब्त के साथ आंखें मींची थी। कैसी हो बेटा? कमाल साहब ने धीमी सी आवाज़ में वो मुश्किल कहा था, क्योंकि हलक से बड़ी जद्दोजहद के बाद ये अल्फाज अदा हुए थे। ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मियाँ भी अपनी आंखों में जमा होती नमी को पीछे धकेलती हिम्मत से बोली थी। तो कमाल साहब इसे देखकर धीमा सा मुस्कुराए। मैं भी ठीक हूँ आंटी, मैं ज़रा ईमान को देख कर आती हूँ। मियाँ को अपना वहाँ खड़ा रहना बेहद मुश्किल लग रहा था, इसीलिए बहाना बनाकर नजरें चुराती सीढ़ियाँ चढ़ती मंजर से गायब होती चली। कमाल साहब तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए थे। आज इतने अरसे बाद इस लड़की को अपने सामने यूं देखा था। कितनी बड़ी हो गई थी वो, कितनी तेज़ी के साथ गुजरता चला जाता है और इंसान को एहसास तक नहीं होता कि एकदम से ज़िंदगी अपने अख्ताम का पैगाम सुना देती है। मियाँ को आज ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस मेहनत का फल मेहनत करने से पहले ही मिल गया। कितनी चाहत थी इस इंसान से मिलने की, इसे तलाशने के लिए ही तो इसने अपनी ज़िंदगी में अशद मेहनत करने का सोचा था। एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने का सोचा था कि वो इस भरी दुनिया में से तलाशने के काबिल हो जाती, मगर मेहनत के आगाज़ पर ही से वो शख्स मिल गया था। अगर ऐसा कहा जाए तो ये सब ईमान की बदौलत हुआ तो गलत नहीं होगा। वो ड्रेसिंग के सामने हैरानी से सुन खड़ी खुद को घूरी जा रही थी। मासूमियत के साथ आंखें पटपटा कर इस बात का यकीन कर रही थी कि आईने में नज़र आता अक्स इसी का है। हाँ, वो खुद ही थी। इस बात का एहसास तो इसे अपने चेहरे पर हाथ लगाने के बाद हुआ था। पीले रंग का जोड़ा जेब तन किए हल्के से मेकअप के साथ सफ़ेद मोतिये के फूलों से बनी ज्वेलरी पहने वो कोई अप्सरा ही लग रही थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो, कसम से ईमान यकीन करना मुश्किल है कि तुम हो। अनम ने इसे अपने बाजू के हिसाब में लेते इसके गाल चूमते कहा था। अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। वो नम आंखों से इसे दुआ दे रही थी। इनकी बात पर ईमान की अपनी आंखें भी भर आई थी। ऐसे खास मौके पर अपनों का याद आना फितरती अमल है, मगर वो अपने ख्यालात को बार बार झटके जा रही थी। इसे झटकना ही था क्योंकि इसे अपनाने से इनकार कर चुके थे, तो वो किस हक से अपनी इन्हें अपना कहती। उदास नहीं हो तो मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हो। अनम ने इसके चेहरे को अपने दोनों हाथ में थामते हौसला दिया था। भाभी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे सब्र रही। माँ ने नाम लहजे में अनम को देखते मामूली सा मुस्कुरा के कहा था। इंशाल्लाह, देखो तो कितना प्यारा लग रहा है ये जोड़ा, तुम पे मानना पड़ेगा कि हमारे लड़के की पसंद बहुत आला है। अनम इसका सातों पैर बगौर मायना करते बोली थी। इसकी बात पर ईमान शर्मा सी गई थी। ईमान का पहना गया जोड़ा उमर की पसंद का था। वो ईमान की शादी की सारी तैयारियों के इंतजामात अपने कहे के मुताबिक घर पर ही अरेंज करवा चुका था। दिन दहाड़े ढेर सारे डिज़ाइनर्स अपनी लातदार ड्रेसेस की कलेक्शन के साथ इनके घर पर मौजूद थे और पार्लर वाली से भी ऐसी बुकिंग करवाई कि वो अपना सारा पार्लर उठा के घर पर ही ले आई थी। देखने में ऐसा महसूस हो रहा जैसे पूरा बाजार ही घर आ गया। डिज़ाइनर जोड़े तो बहुत लाई थी, मगर एक खास जोड़ा भी साथ में पैक करके उठा लाई थी। बकौल इस डिज़ाइनर के ये दूल्हे की पसंद का जोड़ा था। बाकी जो दुल्हन को अच्छे लगे वो भी पहन सकती है, मगर ईमान ने उम्र की पसंद का मान रखते हुए वही जोड़ा उठाया जो इसने खसूसन ईमान के नाम पर अपनी पसंद से तैयार करवाया हुआ था। ये बात ईमान को मालूम नहीं थी कि इसे नाप कहाँ से मिला, मगर जोड़ा मुकम्मल फिटिंग के साथ इस पर बहुत जच रहा था। सारी लड़कियां तो ईमान को देखकर हक्का बक्का रह गई थी। अगर वो मुस्कुराती ना तो यकीनन कोई भी ना पहचान पाता कि ये ईमान है। अपनी महसूस मुस्कुराहट के साथ वो सबको गवाही दे रही थी कि वो ईमान ही है। उमर बेचारे को तो घर से ही बेदखल कर दिया गया था। जब से मायूं की तैयारी शुरू हुई थी, सख्ती से बेजान के अहकाम के मुताबिक इसे फ़ोन पर इतला दी गई थी कि अपना इंतज़ाम कहीं और कर ले। रात 11 बजे तक इसकी एंट्री घर में ममनू थी। यह खबर मिलते ही उमर के तो मानो बदन में आग ही लगी थी, मगर फिर खुद पर कड़े पहरे लगाता खामोशी से शरीफों की तरह अपने फार्म हाउस पर जाकर बैठ गया। शादी का यह सज़ा जिसका अपनी दुल्हन को सबसे पहले न देखने का हक है, इस पर सख्त पाबंदी लगा दिया। बाकी सारा मजमा ताड़ ताड़ के इसे देख रहा होगा, न जाने कौन सा ड्रेस पहना होगा इसने,
ये समाज है ही ज़ालिम। तो मोहब्बत करने वालों को सुकून से जीने ही नहीं देता। वो स्विमिंग पूल के किनारे पर टाँगे पानी के अंदर लटकाए बैठा मुसलसल हलाई जा रहा था और साथ ही साथ मुँह में बड़बड़ाता दिल का गुबार भी निकाल रहा था, मगर बेसुकूनी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मैं सख्त मिजाज बनता हूँ। सब पर रोब व दबदबा तो रहता है ना, ज़रा-सा नरमी क्या दिखाए, सब सर पर चढ़ के नाचने लगे हैं। वो खुद से ही हम कलामी करता बोले जा रहा था। हर इसके पास बात करने को था ही कौन? सब लोग माइयों में थे और दूल्हे जनाब फार्म हाउस पर स्विमिंग पूल में टाँगे फँसाए अकेले बैठे शादी का जश्न अपने अंदाज़ में मना रहे थे। अब इसे अगर तसल्ली तो थी सिर्फ़ इतनी कि फ़ंक्शन के अख्ताम पर इसे दीदारे यार नसीब होना था। इस चीज़ का बंदोबस्त तो अपनी वादी घरवाली के ज़रिए सही से सुबह से ही कर चुका था। घर के सब लोग तो ईमान को देखकर इस पर वार ही जा रहे थे, जो पहली नज़र में देखते ही किसी की भी पहचान में नहीं आ रही थी। विजान तो इसका हज़ार बार सदका उतार चुके थे। सब लड़कियां इसे सजी सजाई सेज पर बिठाए खुद इसके सामने बैठ ज़मीन पर झूमर डालकर बैठी हुई ढोलक बजा रही थी। पूरा घर गेंदे और मोतिये के फूलों से सजा दिया गया था। जिस तरफ निगाह जाती हर शय पीले फूलों से ढकी दिखाई देती। घर की सारी लड़कियों ने ही पीला रंग देवतन कर रखा था, जबकि मर्द हजरात सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस थे। अगर कोई तैयार नहीं था तो वो दूल्हा थे, जो अभी भी फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में टांगे लटकाए ट्रैक सूट पहने बैठे था। इसे तो सबने ऐसे अकेला किया जैसे वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो। तकरीबन 100 के करीब वो अब तक मियाँ को मैसेज कर चुका था। मियाँ ने भी ठान ही रखी थी कि फंक्शन ख़त्म होने तक अब एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी। इसलिए फ़ोन साइलेंट पर लगाए बड़े ही मज़े के साथ ढोलक की ताप के साथ तालियां बजाई जा रही थी। ईमान को हल्दी लगाने का आगाज़ सोफिया बेगम ने किया था। ईमान के गाल पर ज़रा सी हल्दी लगाते उन्होंने जो अल्फाज कहे थे, इसने ईमान अब दीदा हो गई थी। ये सबसे पहला हक एक माँ ने अदा किया अपनी बेटी को हल्दी लगा के। मैंने तुम्हें पहले दिन से अपनी बेटी माना है। तुम्हें देखते कुदरती तौर पर मुझे अपनायत का एहसास होता है। मैं तुम्हारी सास होने से पहले तुम्हारी माँ हूँ। आज के बाद तुम भी मुझे उमर की तरह माँ ही कहोगी समझ गई। और एक नसीहत ज़रूर करूँगी कि खुशी के मौके पर सिर्फ अपनों को याद करते हैं, जो पराया कर जाएं इनको भूल जाया करते हैं। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, मगर यही आसानी का सबब है। वो अपनी बात मुकम्मल करती ईमान की पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ गई थी। ईमान तो खुद पर से ज़ब्त खोती रो दी थी। न जाने आज वो कितनी बार रोई थी, न चाहते हुए भी वो अपना ज़ब्त खो जाती थी। सोफिया बेगम और बीजान की अपनायत भरी आगोश मिलते ही वो खामोश होती, खुद को संभाल भी जल्दी जाती थी। बीजान ने भी इसके साथ बैठते रस्म अदा की थी। उन्होंने भी ईमान को भरपूर दुआओं प्यार से नवाजा था और पैसों को ईमान के सर पर से वारते सदका उतारते तो वो थक ही नहीं रही थी। बीबी शीरी ने भी अपनी बारी आने पर भरपूर प्यार ज़ाहिर किया था। हल्दी की रस्म अदा करते बीबी शीरी ने उंगली के पोरों से अपनी आंखों पर लगा काजल उतार कर ईमान के गर्दन पर टीका लगाते अपने अंदाज में नज़र उतारी थी। जबकि इनकी ऐसी हरकत पर हानि को तो जैसे बेसाता हंसी छूट गई थी। इसे हंसते देखकर मियाँ ने सवालिया नज़र से घूरा था। अरे मुझे ना हंसी इस बात पे आ रही है कि न जाने सुबह से कितनी मर्तबा बीबी श्री ये सब कर चुके हैं। उन्होंने तो सारा अपनी आंखों पे लगा काजल उतार के ईमान भाभी के गर्दन पे चिपका दिया। हानि के बाद तो मियाँ को भी हंसी का दौरा पड़ा था और वह दोनों खिलकर हंसने लगे थे। ईमान बज़ाहिर खुद को संभालती रस्मात के घेरे में घिरी हुई थी, मगर दिमाग तो किसी और ही सोच में उलझा था। दिल ने अपने महरम को शिद्दत से याद किया था। आज इसे बिना देखे 5 दिन गुजर गए थे और इन 5 दिनों में ईमान ये तो समझ चुकी थी कि अब वो उम्र के बगैर एक दिन भी गुजार नहीं सकती। यही हाल उमर जनाब का भी था, जो एक-एक मिनट घड़ी की सुइयों को गिन कर गुजार रहे थे। घर की सब लड़कियों ने भी बारी-बारी ईमान को हल्दी लगाई। मियाँ और हानी ने तो हल्दी लगाती ईमान को खूब सताया और सारी हल्दी इसके चेहरे पर मलती चली गई। ईमान की अच्छी भली सूरत का बेड़ा गर्क करके रख दिया था इन दोनों, मगर सच शुक्र कि मियाँ पहले ही ईमान की प्यारी-प्यारी तस्वीरें खींच चुके थे। फंक्शन में बुलाई गई फोटोग्राफर्स ने भी बहुत से खूबसूरत मनाज़र को यादगार बनाते अपने कैमरों में महफूज किया था, मगर सख्त सिक्योरिटी होने के बायस एक भी तस्वीर उमर तक नहीं पहुंची थी। ये तुम किस होलिये में बैठे हुए हो? तुम्हारी तो मायूं थी ना। आज बिलाज वीडियो कॉल में उमर का उतरा चेहरा देखकर बोला था, मेरी नहीं है मायूं, जिनकी है वो मना रहे हैं। उमर ने नाराज लहजे में बिलाज से नजरें मोड़ते कहा था। इसके अंदाज पर बिलाज चौंका था। मुझे तुम बदले-बदले से क्यों लग रही हो? बिलाज ने जानती नज़रों से उमर को फ़ोन की स्क्रीन में से ही घूर कर देखा था। क्योंकि तुम मेरी शादी में अभी तक नहीं आए ना, इसलिए उमर ने भी फ़ौरन से जवाब दिया था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझसे तुम्हारा रवैया बदला हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी हरकतें मुझे मशकूक लग रही हैं। बिलाज इसे अपनी सोच की वज़ाहत की थी। मेरी बात सुनो तुम। मुझे दूर से बैठ के जज करना बंद करो और शराफ़त से पाकिस्तान आओ, तुम्हारी यार को ज़रूरत है तुम्हारी। सबने अकेला करके फार्म हाउस में बिठा दिया मुझे और अपनी बीवी को, तो ओरिजिनल शक्ल देखे मुझे 5 दिन हो गए हैं। उमर के सत्य अंदाज को पहली बार पल देखते बिलाज अपनी हंसी
पर काबू नहीं रख पाया था और मुँह फाड़ के हलक के बल हँसने लगा था। हाँ, 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 ठीक है, हँस लो तुम भी। हँस लो तुम भी मेरी बेबसी पर हँस लो, जब तुम्हारी बारी आएगी ना, मेरे दोस्त यही सब तुम्हारे साथ भी करेंगे। मैं भी तब स्विट्ज़रलैंड जाके बैठ जाऊँगा। बलाज को हँसते देखकर उमर का मिज़ाज बिगड़ा था। ओह नहीं, मुझे तेरी बेबसी पर हँसी नहीं आ रही, बल्कि इस बात पर आ रही है कि तुझे मोहब्बत ने बना क्या दिया है। उमर अहमद कमाल का वो असली लहज़ा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, जो सामने वाले के पसीने छुड़ा जाता था। मेरे दोस्त, तू भी अब मस्कीनों के फ़हरिस्त में शामिल हो गया। लास्ट बात ख़त्म करते फिर से हँसा था, जबकि उमर को खामोशी से बस इसे देखता ही रह गया था। लास्ट की कॉल अभी कटी थी कि उमर के फ़ोन पर नोटिफ़िकेशन बेल हुई थी। उमर ने बेदिली से पास पड़ा फ़ोन हाथ में उठाते चेक किया, तो सामने से स्क्रीन पर मियाँ की जानिब से एक फ़ोटो का नोटिफ़िकेशन दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले बुझा हुआ दिल पल में बंद और रौनक हुआ था। दिल ने खूबसूरती से ऐसे धड़कना शुरू किया कि इसे एकदम से आस-पास हर शय अच्छी लगने लगी थी। मगर जितनी खुशी से तस्वीर का नोटिफ़िकेशन देखा हुई थी, उतना ही तस्वीर को देखते वो बदमज़ा थे। बेजी की तस्वीर को बगौर देखते उमर ने अपने चेहरे के ज़ाविये बिगाड़े थे और साथ ही भवें से गिरते कुछ टाइप करने लगा था। मियाँ और ईमान थके से अंदाज में कमरे की बालकनी में पड़े एक सोफ़े पर नीम धरासी होकर बैठी थी। वो अभी तक फ़ंक्शन वाले हुलिये में ही थी। ईमान को तो अब इसी हुलिये में ही रहना था, जबकि मियाँ भी थकावट के पेश नज़र आलसी बनी बैठी थी। फ़ोन पर बजती बीप ने इसके खोल कर देखा तो सामने उमर का भेजा मैसेज जगमगा रहा था। साली साहिबा कहा भी था मेरे साथ फ्रॉड नहीं करना। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जिसे आप कोई भी आगे पीछे की तस्वीर भेजकर टरहा देंगी। मुझे ईमान की आज की पिक्चर सेंड करेगी, ये मेरी ईमान नहीं है। उमर का मैसेज पढ़ते मियाँ का मुँह खुला था। ईमान यार तुम्हारा भी तो तुम्हें पहचानने से इनकार कर गया है। मियाँ ने हैरानी के आलम में ही ईमान को पुकारा था। क्या मतलब? ईमान को इसकी बात समझ ही नहीं आई थी। हमने जो तुम्हारी पिक्चर अभी इन्हें भेजी है ना, वो कह रहे हैं कि ये तुम नहीं हो। मैंने तुम्हारी असल पिक्चर भेजी। मियाँ मुस्कुराते ईमान को देखकर बोली थी। इसकी बात सुनते ईमान भी काफ़ी हैरान हुई थी, फिर हँसने लगी थी। मुझे तो लगा था पहचान लेंगे। हैरत तो मुझे भी हो रही है ईमान। उमर का भेजा मैसेज मियाँ के फ़ोन पर पढ़ते बोली थी, इसीलिए पहचान नहीं पाई क्योंकि तुम कभी तैयार नहीं हुई ना। मगर इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि उन्होंने अपनी पसंद के भेजे के जोड़े पर भी गौर नहीं किया जो तुमने पहन रखा है। शायद इन्हें यकीन नहीं था कि तुम ये ड्रेस पहनोगी। मियाँ ईमान को एक नज़र देखते मैसेज टाइप करने लगी थी। अब क्या कहने लगी हूँ? ईमान ने इसे मैसेज करते देख पूछा था। बताने लगी हूँ कि ये लड़की आपकी वाइफ ही है। गौर से देखें और साथ में तुम्हारी एक मुस्कुराती तस्वीर भी भेजने लगी हूँ ताकि यकीन हो जाए। इन्हें मियाँ बगैर ईमान को देखते मैसेज सेंड करते बोली थी। हाथ में पकड़े फ़ोन की फिर से स्क्रीन रोशन हुई तो उमर ने फ़ौरन से पहले मैसेज सीन किया था। वो मियाँ के जवाब का ही इंतज़ार कर रहा था। मगर मैसेज पढ़ने के बाद आप शक्ल तो उमर की देखने वाली थी। वो मियाँ के मैसेज के मुताबिक पहले भेजी गई तस्वीर को बहुत ज़ूम करके देखने लगा था, मगर बारीक बेनी से देखने के बाद भी वो ये बात मानने से इनकारी था कि ये तस्वीर ईमान की है। बालों की ढीली सी चुटिया एक तरफ कंधे पर फैलाए जो सफ़ेद चमेली के फूलों से सजी थी। सफ़ेद ही फूलों की ज्वेलरी पहने जिसमें माथे का टिक्का कानों के इयररिंग शामिल थे। वो कोई अप्सरा ही लग रही थी संजीदा से पोज के साथ। मैंने इस तस्वीर को देखते कहीं से भी उमर को यकीन करना नामुमकिन था कि वो ईमान है, लेकिन इसका पहना ड्रेस देखकर इसे यकीन करना पड़ा कि वो वही थी। इसकी अपनी बीवी इसके पसंदीदा जोड़े में मलबूस संजीदा से खड़ी थी। ऐसे में वो आंखें फाड़े हैरान सा फ़ोन की स्क्रीन को देखे जा रहा था। साथ ही इसने मियाँ की भेजी दूसरी तस्वीर खोली थी जिसमें ईमान अब मुस्कुरा रही थी। वो तो समझने से कासिर था, ईमान को पहचानने ही इसके चेहरे के तस्वुरात बनते थे। वो आंखों में खुशगवार चमक लिए होले से मुस्कुराता ईमान की तस्वीर को मोहब्बत पाश नज़रों से देखे जा रहा था। कुछ सोचते इसने टाइम देखा था, अचानक से ही इसने मियाँ को एक मैसेज टाइप किया और फिर वहाँ से उठ खड़ा हो। क्या? नो वे! मियाँ उमर का मैसेज पढ़ते चीखी थी। इसके अचानक चीखने पर ईमान को आराम से पास बैठी पिस्ता खा रही थी, अचानक से चौंकी थी। क्या हुआ है? इसने मियाँ को देखते परेशान पूछा। वो यहाँ आ रही है। कौन? मियाँ की बौखलाहट एकदम से बढ़ते देखकर ईमान ने पूछा था। तुम्हारा शौहर? और कौन? पिक्चर भेजी तो अब कह रहा है मैं घर आ रहा हूँ, कमरा खाली करवाऊँ? तुमसे मिलना है इन्हें। क्या? मियाँ की बात पर ईमान के एकदम से घबराती हुई खड़ी हुई थी। तुम इनसे कहो नहीं आ सकते, ऐसे कैसे आएँगे अगर किसी ने देख लिया तो? ईमान परेशानी के आलम में अपनी जगह से उठती ऊँची आवाज़ में बोली थी। वो कह रहे हैं खिड़की के रास्ते आऊँगा और सारी रात ईमान के साथ गुज़ारूँगा। बाकी सारा मलबा मुझ पे डाल दिया कि मैं ख्याल रखूँ। मैं कैसे रखूँगी ख्याल यार? मियाँ खुद भी ईमान के उमर का भेजा मैसेज सुनाती परेशान हो गई थी। दोनों की बुखलाहट उरूज पर थी। नहीं ना, अगर किसी को पता चल गया तो तुम रोको ही नहीं किसी तरीके। ईमान उँगलियाँ मरोड़ती परेशानी से बोली थी। फ़ोन पावर ऑफ आ रहा है। वो तो कॉल भी नहीं उठा रहे हो। सॉरी, गलती मेरी है, तस्वीर भेजनी ही नहीं चाहिए थी। अब अगर तुम्हारी सास के सास को पता चल गया ना,
अपने पोते का कि वो यहाँ है या किसी ने देख लिया तो फिर मियाँ तो बौखलाहट के हमारे छोटी सी बालकनी में चक्कर काटते बोली जा रही थी कि अचानक इन्हें उमर की गाड़ी घर के गिराज में तेज से रुकती दिखाई दी थी, तो यानी वो घर आ चुका था इतनी जल्दी। ईमान मुंह में भड़बड़ाई थी अब वो यहीं आएंगे। मियाँ भी गाड़ी को देखती बिन बनाई थी। वो दोनों तो आंखें फाड़े साकल सी उमर की स्याह V8 को देखे जा रही थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी, होपफुली आपको नावल पसंद आएगा, होपफुली आप उमर एंड ईमान की शादी इंजॉय कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।